हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी एक्ट में और किसी भी धारा में आपके ऊपर आपकी पत्नी के द्वारा किया गया है। मेंटेनेंस केस में पति के सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिनमें से एक रास्ता ये होता है या उनको सजेशन मिलता है कई बार कि साहब आप ऐसा करो, आप कोर्ट में अपना एफिडेविट दो ही मत। अब पति कोर्ट में गया, मीडिएशन करी, अपना उसने जवाब भी फाइल कर दिया, लेकिन जब कोर्ट ने उसको बोला कि अपना एफिडेविट दो, तो अपना एफिडेविट नहीं देता। उसके बाद कोर्ट फिर कहती है अपना एफिडेविट दो, नहीं देता। यानी पर्याप्त अवसर उसको दिए जाते हैं अपना एसेट और लायबिलिटी एफिडेविट जमा करने के लिए, लेकिन वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं करता। बाकी सारी बातें उसने अपने रिप्लाई में कह दी, सब कुछ कह दिया, लेकिन कहीं पर भी उसने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन पत्नी ये कहकर चल रही है कि इसकी इनकम 2 लाख रुपए प्रति माह है। दोस्तों, ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी अधिकतर रहती है आज के समय में। या तो कोर्ट में अपियर ही ना हो तो एक्स पार्टी होने देते, या अगर आप कोर्ट में अपियर हैं, आप मीडिएशन में भी भाग ले रहे हैं, आपने रिप्लाई भी फाइल किया है और आप बाकी की प्रोसीजर में भी भाग लेते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके एसेट और लायबिलिटी को जस्ट फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे में कोर्ट एक एजम्पशन ले सकता है। ऐसा भी अभी एक केस आया था मेरे पास। कोर्ट यह मान सकता है, इसका मतलब है लड़की जो आपकी इनकम बता रही है वो सही है, और उसी इनकम को छुपाने के लिए आप अपना एसेट और लायबिलिटी का एफिडेविट दाखिल नहीं कर रहे हैं, अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप दाखिल नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यही रीजन लिखते हुए कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस तय कर सकता है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग। ऐसे दोस्तों कई सारे मामले आए हैं जहां पर पति ने अपना एसेट और लायबिलिटी नहीं दिया, और जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ वो उस अमाउंट का हो गया जिस अमाउंट का शायद तब ना होता अगर वो एसेट और लायबिलिटी दाखिल करता, क्योंकि फिर तो उसकी इनकम आती, उस इनकम से बाहर कोर्ट नहीं जाती, या फिर लड़की को साबित करना पड़ता। अब आपने खुद ही एक संकेत दे दिया कि साहब हो सकता है मेरी इनकम इतनी हो, मैं इसीलिए तो एसेट और लायबिलिटी दाखिल नहीं कर रहा हूं। तो आप ये मौका मत दीजिए। अगर आप इस प्रकार का मौका देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, और दिक्कत भी ऐसी आएगी कि जब आप इस ऑर्डर को ऊपर की कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ऊपर की कोर्ट आपकी नीचे वाली ऑर्डर शीट को देखेगा कि कितनी बार आपको एसेट और लायबिलिटी जमा करने के लिए कहा गया, कितनी बार आपको अवसर दिए गए, उसके बावजूद आपने दाखिल नहीं किया, तो कोर्ट के पास क्या चाह रहा था। यानी कुल मिला के इन शॉर्ट बात करें तो अपील में या रिवीजन में भी आपको रिलीफ मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और ऐसे में वो जो नीचे वाली अमाउंट है वही आपके ऊपर फिक्स हो जाती है, और उसके हिसाब से आप सोचिए साल भर का मेंटेनेंस कितना बन जाएगा। और अगर इतना मेंटेनेंस और इतना एरियर बन गया तो फिर आप क्या समझते हैं कि पत्नी पक्ष वाले आपसे कभी सेटलमेंट करेंगे? या तो करेंगे नहीं, या फिर जितना एरियर बना है, जितना मेंटेनेंस बना है, उसको मल्टीप्लाई मारेंगे 10 से या 20 से, और फिर आपके सामने एक अमाउंट रखेंगे, और अगर आप उस अमाउंट को मना करते हैं तो कहेंगे कि ठीक है, हमें तो कोर्ट से इतना मिल ही रहा है, तो क्यों किया जाए सेटलमेंट? कोई कारण तो हो, कोई वजह तो हो। इसलिए मेंटेनेंस केस में कोर्ट में अपियर होने से पहले आपको बहुत सारी चीजों पर R&D करना जरूरी होता है। आपकी पत्नी ने जो आपकी पिटीशन दी है, प्लस आपका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस, उसके लिए आप अच्छे से R&D करो। जितनी ओपिनियन आप सीख करना चाहते हो ओपिनियन सीख करो, और उसके बाद दिमाग लगाओ कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी रणनीति सही है। अपना जवाब दाखिल करने से पहले आपके पास पूरे केस की रणनीति होनी चाहिए। यह नहीं कि जवाब दाखिल कर दिया फिर हम देखेंगे कि हमें जाना है नहीं जाना है, एसेट लायबिलिटी देना है नहीं देना है, या सैलरी को किस प्रकार से दिखाना है किस प्रकार से नहीं दिखाना। मेंटेनेंस का केस एक ऐसा केस होता है जिसमें सब चीजें आप शुरुआत में ही डिसाइड कर लेते हैं कोर्ट में अपियर होने से पहले कि आप किस स्ट्रेटेजी पर इस केस को लड़ने वाले हैं, और उसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं तो जस्ट आप उस एक धारा को फॉलो करते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ और कभी कुछ को फॉलो करोगे तो नुकसान हो जाएगा, और यह नुकसान ऐसा है कि ये पूरे आपके मामले पे होल जितना चल रहा है उस पूरे सिनेरियो पर फर्क डालेगा। चाहे आपकी गलती है, चाहे आपकी गलती नहीं है, चाहे आपकी पत्नी किसी वजह से आपको छोड़ के गई, चाहे बिना किसी वजह के छोड़ के गई, लेकिन अगर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है तो आपकी जीत के भी हार है। मैट्रिमोनियल केसेज में पति की हार दो है, अगर वो मोटा पैसा दे देता है, या फिर वो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, 10 साल 12 साल 15 साल, यही हार है। लास्ट में जजमेंट में एक लाइन आपके फेवर में लिख के आ गई, इसे जीत नहीं कहेंगे आप। इसलिए जीत का सही मतलब जाने और उसको पाने के लिए एक सही रणनीति बना करके अपने वादों को हैंडल करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।